अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है ये पेपर करने जा रहे हैं, ओ लेवल्स पेपर 2 है और वेरिएंट 21 अक्टूबर नवंबर 21। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमेशा ऐसे ही आता है, आपको कुछ चीज़ें दी होती हैं, उसको जो है आपने सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी होती है आपने रीड कर लिया होगा इसको, कि वंस भी यूज हो सकता है, मोर देन वंस भी हो सकता है, एंड नॉट एट ऑल। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यूज हो, एक से ज्यादा टाइम भी यूज हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए मॉलिक्यूल का वर्ड आपको बताया था कि किसके लिए यूज होता है। मॉलिक्यूल का वर्ड जो है वो यूज होता है कोवेलेंट के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग कोवेलेंट पे चले। तो आपके पास कोवेलेंट जो है इसमें आ रहा है एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें कोवेलेंट में दोनों टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक जाइंट होता है, एक सिंपल होता है। तो सिंपल जिसकी स्ट्रक्चर जो है खत्म हो जाती है और जाइंट जो है जिसकी स्ट्रक्चर खत्म होती है। ये एक्चुअली सैंड है जिसका फार्मूला SiO2 होता है। उसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि हर सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच होता है और फिर आगे जो है वो सिलिकॉन से फिर अटैच होता है और इस तरीके से स्ट्रक्चर बढ़ता ही जा रहा होता है। और दिस इज टर्म्ड एज जाइंट स्ट्रक्चर, जिसको हम बनाते जाएंगे और एंड नहीं हो रहा होता। तो हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से और हर ऑक्सीजन जो है 2 सिलिकॉन से अटैच और ये स्ट्रक्चर जाइंट होता है। तो ये तो जाइंट हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड जो है सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं इस तरफ। तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें आपको आप फार्मूला भी लिखने की कोशिश कर रहे होंगे, कोशिश करें कि फार्मूला ना लिखे, यहाँ से जो चीज है उसको पूरा उठा के लिखते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ही सेज कि कलर्ड सॉलिड हो। तो कलर तो आपके पास ट्रांजिशन मेटल कुछ होना चाहिए। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है आपके पास सिर्फ एक आ रहा है, ट्रांजिशन आयरन। और यहाँ पर आपने लिखा आयरन और जल्दी में गलती मत कीजिएगा, रोमन में जो 2 है ये लाजमी लगाइएगा, नहीं लगाएंगे तो मार्क कट जाएगा और आपको ऊपर से उठा के तो लिखना है। नेक्स्ट में कह रहा है कि आयन है +3 चार्ज हो। +3 चार्ज आपको पता है ग्रुप 3 का हो सकता है या आयरन का हो सकता है। तो यहाँ पे आयरन के ऊपर तो चार्ज +2 बता दिया उसने। तो ग्रुप 3 में आपके पास एल्यूमिनियम आ रहा है, तो आपने वहां से उठा के लिखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम थोड़ी सी कोशिश खुद भी करके देख लेते हैं। अगर इसको डिकम्पोज करें तो आपके पास एक बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, एक बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जाके चेक करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आपको नजर आ रहा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो आप जो है वहां से उठा के लिख देंगे इसको कैल्शियम ऑक्साइड। एंड द लास्ट वन इज एसिड रेन। एसिड रेन करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो है जो कि गैस की फॉर्म में चले जाते हैं ऊपर, वो पानी के साथ जो है बारिश के पानी के साथ एसिड रेन करते हैं। तो हमारे पास नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स आ रहे हैं, ये मेटल है, ये भी मेटल मेटल मेटल, एंड उसके बाद जो है आपके पास एक नॉन मेटल ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये भी मेटल, इसको भी मिला देते हैं। तो इसमें से सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो नहीं हो सकता क्योंकि वो गैस नहीं होता, ठीक है, सॉलिड होता है। तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास एक दफा दोबारा यूज हो रहा है, एंड दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्राई एयर कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें। स्टेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है आपको बताई थी, दैट इज 20% भी लिख सकते हैं एंड 21% भी लिख सकते हैं। इसके बाद उसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इज रिमूव्ड फ्रॉम द सैंपल ऑफ एयर बाय पासिंग थ्रू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से पास कर दे रिमूव हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? उसने कहा है कि वाई एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंदगी में आप गौर करें तो क्या चीज है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एल्कली है, एल्कली है या फिर बेस है, जबकि ये आपके पास जो है नॉन मेटल ऑक्साइड होने की वजह से एसिडिक है। तो उसने ये नहीं कहा कि कैसे रिमूव होता है, उसने कहा कि क्यों रिमूव होता है, क्यों उससे रिएक्शन करता है। तो आपको यही बात बतानी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज एसिडिक गैस। दूसरी बात आपने लिखनी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस या एल्कली, बोथ रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो सो बोथ रिएक्ट या न्यूट्रलाइजेस ईच अदर। तो ये उसके साथ रिएक्शन करके रुक जाएगी इसमें। मतलब आपके पास यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन था, आपने जैसे ही इसमें से इस गैस को पास किया कार्बन डाइऑक्साइड को,
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी के साथ ही रिएक्शन कर जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रुक जाएगी यहाँ पर। डिस्क्राइब हाउ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनको गैसेस को सेपरेट करना है, इन गैसेस को। और आगे क्या लिखा है, आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर की बात हो रही है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर में आपके पास इसमें इसके अलावा क्या चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है एंड मॉइस्चर भी होती है। जब आप इसको -200 पे कूल करते हैं, -200 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस वक्त दो चीजें आपके पास सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो सॉलिड में आपके पास एक होती है आइस, जिसका फार्मूला हो जाएगा H2O, एंड दूसरी होती है ड्राई आइस, जिसका फार्मूला हो जाएगा CO2, ड्राई आइस विच इज CO2। इनको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद जो है आपको 2 मार्क के लिए लिखना था, तो 2 मार्क के लिए आपने कहना है कि लिक्विड एयर जो है, लिक्विड एयर इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये बात याद रखिएगा कि कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं कि वो करण अर्जुन है, जहाँ पे करण का नाम आएगा वहां पे अर्जुन का भी नाम आएगा। मतलब कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी जुड़ी हुई है, टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी जुड़ी हुई है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम का कम होना जुड़ा हुआ है। इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ भी आपको चीज बताई थी, क्या चीज, के बॉइलिंग पॉइंट के बेस के ऊपर सेपरेशन होती है। एंड गैसेस सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये हमने लिख दिया साथ। ये लाजमी कोशिश कीजिएगा कि आपका अभी अब आज से आप लिख के आएंगे ना, तो आपको खुद जो है पता होगा कि मैंने जो है कंफर्म की लिखा है। तो ज्यादा लिखना बेहतर होता है बजाय इसके कि हम कम लिख के आए। तो मार्क्स की एलोकेशन साथ साथ करनी होती है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि ज्यादा जो है आपके जितने भी जेन में पॉइंट्स आ रहे हैं वो लिख के आएंगे, तो उससे जरा आपको फायदा हो जाएगा। इसके बाद जो है अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट जो है इसका आ रहा है, ऑक्सीजन का टेस्ट पूछा है। ऑक्सीजन के टेस्ट के लिए आपके पास आपको लिखना है इंट्रोड्यूस ग्लोइंग स्प्लिंटर। इंट्रोड्यूस अगर नहीं भी लिखते तो मसला नहीं है, लेकिन असल जो चीज थी दैट इज ग्लोइंग स्प्लिंटर यूज करना होता है। ठीक है, ग्लोइंग का वर्ड लाजमी लिखना है। अगर आपने लाइटेड लिखा आपको मार्क नहीं मिलेगा। लाइटेड जो है हम यूज करते हैं हाइड्रोजन के लिए, इसके लिए ग्लोइंग यूज करते हैं। और फिर क्या हो जाता है, इट विल बी रीलाइट। तो ऑक्सीजन क्योंकि कंबस्शन में हेल्प करती है, तो जैसे आप ब्लो ऑफ करते हैं बारबेक्यू में, कोयले को ज्यादा फूंक मारेंगे, आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो उसको आग लग जाती है। तो ग्लोइंग का मतलब होता है जैसे कोयला जो है वो ग्लो कर रहा होता है, तो उससे ज्यादा आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो उसको आग लग जाएगी, तो रीलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। हाइड्रोजन के लिए था लाइटेड स्प्लिंटर और उसमें पॉप साउंड आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ओजोन इज फॉर्म इन एटमॉस्फेयर, reaction of nitrogen dioxide and oxygen in the presence of UV light. State the type of chemical reaction take place in when ozone is formed in this way. When ozone is formed in this way को हम मार्क कर देते हैं। कब होता है ये रिएक्शन, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में। तो इसमें दो बातें हो सकती है। नंबर 1, लाइट की जरूरत है तो हम कहते हैं कि एनर्जी की जरूरत है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हो गया। और अगर कोई लाइट पे डिपेंड कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। और ये ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। आपके पास सिलेबस में वैसे तो 3 फोटोकेमिकल रिएक्शन है, एक फोटोसिंथेसिस, एक फोटोग्राफिक फिल्म वाला जो आपको पढ़ाया था, और एक जो है आपके पास एल्केन की क्लोरीनेशन जब होती है उसमें यूवी लाइट चाहिए होती है। 3 तो सिलेबस में, यहाँ पे उसे जिक्र कर दिया था, तो आपको अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से फोटोकेमिकल लिख देंगे तो दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, वरना एंडोथर्मिक भी करेक्ट आंसर था। इसके बाद ये कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस फॉर्म इंटरनल कंबस्शन इंजन, इसमें बनती है। स्टेट एंड अदर सोर्स, अच्छा हम तीनों बता देते हैं। इसके बनने के 3 सोर्सेज आपको बताए थे। एक आपके पास था थंडर में लाइटनिंग जो होती है, ठीक है, थंडर लाइटनिंग। दूसरा था आपके पास फॉरेस्ट फायर, और तीसरा था आपके पास कार इंजन। इंजन का तो उसने बता दिया आपको, तो इनमें से आप लिख दें, या तो थंडर लिख दें या फिर लिख दें फॉरेस्ट फायर। इसके बाद कह रहा है लेयर ऑफ ओजोन प्रेजेंट हाई इन एटमॉस्फेयर। ओजोन की लेयर आपको बताया था कि वहां पे प्रेजेंट होती है
ये ओजोन का मॉलिक्यूल इस तरीके का होता है, और इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल ये पूरा नेट बना के बैठे होते हैं वहां पर। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ से असल में क्या हो रहा होता है कि यूवी लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, यूवी लाइट को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो हमारे पास जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर यूवी लाइट जो है वो नहीं आएगी। अब वो कह रहा है कि ओजोन स्टेट वन प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन, ये अब इंसानों के ऊपर बात हो रही है, कैन अराइज इफ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड। अगर ओजोन की लेयर खत्म हो जाएगी तो फिर यूवी लाइट नीचे तक आ जाएगी, और अगर यूवी लाइट आ गई नीचे तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से आपके पास स्किन कैंसर होगा लोगों को। उसने पूछा ही लोगों के बारे में है, तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है उस पर जो ह्यूमन पे जो इफेक्ट आएगा इसका, दैट इज स्किन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रेट से रिलेटेड है, और आपके पास इक्वेशन दे दी है उसने, और इसने ये काम किया है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अच्छी बात है जी, और ग्राफ दिया आपको। नाउ द क्वेश्चन इज के स्टेट हाउ लॉन्ग इट टेक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू कलेक्ट 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। चलते हैं, आपके पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है ये रहा, 18 सेंटीमीटर क्यूब के लिए टाइम पूछा उसने, तो आप गए 18 पे, इस तरीके से लाइन खींची और फिर जो है इसको नीचे लेके आ गए आप, तो आपके पास यहाँ से टाइम आ जाएगा, और आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या नंबर आ रहा है यहाँ पर। तो अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, इस तरीके से ये 6 होगा, तो आपने लिख दिया 6, और यहाँ से अगर मिनट लिखना है तो अच्छी बात है, 6 मिनट बस आ जाएगा, टाइम पूछा उसने। इसने कहा कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 30 पे। अब आ जाए जरा यहाँ पर आपको दिखा दें हम, पहले कितने पे हो रहा था 20 पे, अब कितने पे कर रहा है 30 पे कर रहा है। अच्छी बात होगी, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया उसने। तो ऑल अदर कंडीशन आर सेम, बाकी सब कुछ सेम है। ड्रॉ अ लाइन ऑन ग्रेड to show how the volume of hydrogen gas produced will change with the time if reaction is done at 30 डिग्री सेल्सियस। तो 20 की बजाय 30 कर दिया, तो 2 मार्क दे रहा, आपको बता रहा 2 मार्क क्यों देगा आपको। 1 मार्क इनमें से आपके पास कि रेट का देगा आपको, कि रेट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, और दूसरा मार्क आपको देगा कि अमाउंट जो है उसकी कितनी बनेगी। तो देखिए टेम्परेचर चेंज करने से अमाउंट तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, बस फास्ट हो जाएगा स्लो हो जाएगा, रेट में फर्क आएगा। तो इसमें रेट जो है आपका 30 पे ज्यादा हो जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पे खत्म करने का 1 मार्क देगा आपको, 1 मार्क इधर का होगा, और आपका रेट ज्यादा होगा 1 मार्क इसका देगा। तो आपको जो लाइन बनानी थी वो बनेगी लाइन इस तरीके से कि यहां से तो जाने दे सीधा इसको, और फिर जो है आप इसको इस तरीके से लेके आए। तो ये तो खैर हमारे पास कर्व जो है थोड़ी सी वो हो रही है, आप इसको इस तरीके से जो ऐसा हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास 1 मार्क इस बात का है कि आपने रेट ज्यादा कर दिया इससे, ठीक है, 1 मार्क, और एक आपके पास मार्क हो गया इस बात का कि आपने जो है इसकी बिल्कुल एंड पे जो है खत्म किया, तो आपके पास 2 मार्क्स हो गए इसके। इसके बाद कह रहा है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग द आइडिया ऑफ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स। कोलिजन तो आपको बोल रहा है, आप याद रखिएगा हमने कौन सा वर्ड बताया था आपको, इफेक्टिव कोलिजन यूज कीजिएगा, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन से ही रिएक्शन होता है। हाउ द रेट चेंजेस व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। अब टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया है, आपको बताया था टेम्परेचर के साथ आपको लाजमी लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई या स्पीड बढ़ गई पार्टिकल्स की, तो आपने लिखना है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर उसने पूछा है कि डिस्क्राइब हाउ द रेट, तो रेट आप बता दें कि पहली बात कि रेट इंक्रीज कर जाएगा, तो साथ लिख देते हैं रेट इंक्रीजेस। अब उसकी वजह बताते हैं, बिकॉज इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जब ये बढ़ जाएंगी और एनर्जी बढ़ जाएगी इनकी, तो सो इफेक्टिव कोलिजन लाजमी लिखना है आपको रेट में, जब भी बात आएगी इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीजेस, इसलिए आपका रेट बढ़ा था, ठीक है। तो हमने फॉर द सेफ साइड पहला काम ये किया कि उसने रेट की बात की थी, हमने लिखा, हमारा 1 मार्क हो गया यहाँ पर। अब हमने अगली बात जो है 2 मार्क के लिए लिख दी है, ठीक है। तो हमें नहीं पता उसकी मार्क्स की एलोकेशन क्या है, तो उस लिहाज से जो है जो भी होगा उसका मार्क्स वो है हमें पक्का मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग द आइडिया कोलिजन। फिर दोबारा बोल रहा है हाउ द रेट चेंज विद लार्जर पीसेस। अब जो है दोबारा रेट की बात कर रहा है, और इसने क्या किया, लार्ज पीस ऑफ आयरन यूज किए हैं इंस्टेड ऑफ पाउडर, छोटे पीसेस की बजाय बड़े पीसेस। तो आपको पता है कि रेट स्लो हो जाएगा, तो रेट डिक्रीज कर जाएगा। 1 मार्क आपका हो सकता है दे दे, हो सकता है एक्सप्लेनेशन के साथ ही दे, और उसकी वजह बताएंगे आप, बिकॉज यूजिंग
larger pieces, surface area decreases, और फिर so effective collisions also decreases. तो ये आपके पास नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन. आपके कह रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में, और दूसरी बात बता रहा है आपको आयरन के बारे में. तो आपके पास दो बातें होगी, एक आयरन और एक हाइड्रोजन. आपको इसके लिए इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन या तो मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद जो है आपसे कह भी सकता है. तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर का मसला किया, इधर सॉल्व आंसर सही नहीं लिखा, तो आपका ये मार्क जाएगा. तो याद रखिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जब वो बोल दे तो खास ख्याल करना है. बहरहाल इसके लिए इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन के लिए हम चलते हैं पीछे. हमारे पास यहाँ पर इन दोनों को देखने हमें एक आयरन की बात और हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हम इसको उठा के लिख देते हैं वहां पे इक्वेशन को. वैसे तो हमें दो चीजें चाहिए थी जिनकी रेशियो हमें मिल गई थी. H2SO4 gives you FeSO4 and H2. तो ये गैस हो गई, ये सॉलिड है आपके पास. अब जो है इन दोनों के बारे में बात हो रही है. किसके बारे में? किसके बारे में? इसके बारे में बात की उसने ग्राम में, तो हमने 2 दफा लिख दिया ग्राम ग्राम. इसके बारे में वॉल्यूम में बात हो रही है, तो मतलब डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, और दोबारा भी लिख दिया डेसीमीटर क्यूब. ठीक, जिस तरीके से मोल हम करते हैं. नीचे वाली लाइन जो है आपको क्वेश्चन से फिल करनी होती है, मतलब ये वाली पूरी जो पार्ट है इसका आपको क्वेश्चन से फिल करना है, जबकि ऊपर वाली लाइन जो है इक्वेशन से फिल करनी होती है. तो ऊपर हम लिख देते हैं इक्वेशन. तो हमारे पास क्वेश्चन में उसने बताया है कि 336 से कितना बनेगा, ये क्वेश्चन हो गया आपका. ऊपर वाली लाइन आपको इक्वेशन से फिल करनी है. तो चलते हैं भाई. इसकी जगह पर जब मोल की बजाय इसे ग्राम लिखना है, तो 1 मोल इसका जो है इसका एमआर के बराबर हो जाएगा, मतलब 56 इसका होता है एमआर. और इसका जो है 1 मोल नहीं लिखना, हमें इसका वॉल्यूम लिखना है. तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 24. अगर 2 मोल होता है 48 लिख देता. सिमिलरली यहाँ पर अगर मोल लिखा होता मैंने तो 1 लिख देता यहाँ पर. तो इस तरीके से आप जो है सिंपल मोल विद इक्वेशन जो है आपको बताएं, सिखाएं क्वेश्चन. बड़े आराम से सुकून से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर आ जाएगा. तो कैलकुलेटर उठा के हम सॉल्व कर देते हैं. ये बन जाएगा हमारे पास 24 इंटू 3.36 एंड डिवाइड बाय 56. तो ये आ गया आपके पास 1.44. अब आप ख्याल करें कि आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल किया या नहीं किया. तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ रहा है, 3 में ही आ रहा है, कोई मसला नहीं. अगर 4 होते लिख देते हमारा 1 मार्क चला जाता. ठीक है जी. नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. भाई कर सकता है काम. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर वो चीज हो सकती है जिसके पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो. ये इसमें ऑक्सीजन क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, होगा भाई. वो कह रहे हैं डिस्क्राइब टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अच्छा, टेस्ट यहाँ पे लिखते देखिए, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए क्या चीज यूज करेंगे आप. आपके पास अगर इस डब्बे के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप इसमें क्या चीज ऐड करेंगे आपको पता चल जाए. तो आप लाजमी सी बात है रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे. तो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास कोई भी, तो आप लिख दें कि ऐड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर एक्वस पोटेशियम आयोडाइड. ये 2 हैं आपके पास. तो इसमें क्या होता है आपके पास, अगर पोटेशियम ब्रोमाइड होगा तो आपके पास कलरलेस होगा, और कलरलेस से बन जाएगा आपके पास रेड ब्राउन. जबकि इसमें आपके पास अगर होगा तो कलरलेस होगा, और कलरलेस से आपके पास बन जाएगा ब्राउन. अब ब्राउन क्यों लिखा हमने, इसलिए लिखा कि एक्वस में बनेगा ना आयोडीन, तो ब्राउन. तो एक्वस आयोडाइड था, तो आपके पास वो पानी बनेगा तो आयोडीन का कलर ब्राउन आ जाएगा. तो ये आपके पास था. या तो दोनों नहीं लिखने आपको, या तो ये लिखना है या फिर ये लिखना है. तो हमने आपको दोनों रिकॉल करवाया. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केन आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग. स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म क्रैकिंग, और 2 मार्क देगा बोला है. क्रैकिंग में क्या होता है? तो क्रैकिंग में आप जो है ये बात सबको हमने 2-3 दफा लिखवाई थी. एल्केन में भी लिखवाई, एल्कीन में भी लिखवाई, और आपसे कहा था कि पूछी जाती है बार बार. तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स are broken down into small and more useful products. देखिए मार्क तो मेरे हो गए, मार्क तो मेरे पास हो गए, लेकिन फॉर द सेफ साइड में लिख रहा हूं यूजिंग हीट, क्योंकि क्रैक करने के लिए इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपको ये चीज चाहिए होगी. तो इसलिए जो है फॉर द सेफ साइड लिखा है मैंने
बाकी भी कंडीशंस होती हैं, आपको पता है कि कैटलिस्ट भी होता है, इसमें टेम्परेचर भी होता है, और उसके अलावा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होती है बाहर। हमने फॉर द सेफ साइड लिख दिया, तो ज्यादा लिखने में मसला नहीं है, वो आपकी की पॉइंट्स जो देख रहा होता है कि वो आपको उसके लिहाज से मार्किंग करके देगा। तो आप जो है इसमें चलते, पहले कर क्या रहा है कि मार्जिन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, फ्रॉम लिखा हुआ है, मतलब वेजिटेबल ऑयल से आप बनाने जा रहे हैं मार्जिन, ठीक है। तो जब मार्जिन आप बनाने जा रहे हैं इसमें, तो आपको पता है कि क्या रिएक्शन था एक्चुअली, असल में रिएक्शन था एल्कीन से एल्केन बनता है, और आपको बताया था इसमें हाइड्रोजन चाहिए होती है, जब हाइड्रोजन चाहिए होती है हाइड्रोजन कहती है निकल, ठीक है। तो आपको ये इसकी कंडीशन भी लिखती है। तो उसने कहा कि नेम अदर रिएक्टेंट बोला है, उसने कंडीशन नहीं बोली, तो रिएक्टेंट आपके पास हो जाएगा, इसमें आपको चीज चाहिए जो हाइड्रोजन आपको ऐड करनी पड़ेगी, फिर जाके आपके पास मार्जिन बनेगा। स्टेट टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप बोला है, तो एल्कीन करता ही एडिशन रिएक्शन है, और आपको ये बात पता है कि एक प्रोडक्ट बन रही है, तो आप लिखेंगे एडिशन, जब टाइप की बात करेगा तो आप लाजमी ये करें, वरना आप इसका एक आंसर और जो था वो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, इसका प्रॉपर नाम जो था वो भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइप में एडिशन इज मोर एप्रोप्रिएट, दिस इज द करेक्ट आंसर, वो भी लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट हो सकता है आराम से। नेक्स्ट, इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम इथीन विद स्टीम, इथीन और स्टीम का रिएक्शन करवा के इथेनॉल बन जाएगी। कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, बेटा इथीन जो है आपके पास, उसका फार्मूला जो है आपको पता है कि ईथ का मतलब 2 कार्बन हो गए, ये इसका फार्मूला हो गया। स्टीम का फार्मूला आप सबको पता है कि H एंड OH, ऐसे करके इसलिए जानबूझ के लिखा है, और आपके पास बन जाएगा, एक जगह पे H आ जाएगा और एक जगह पे OH आ जाएगा। तो आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि C2H4 प्लस H2O, गैस की फॉर्म में, ये भी गैस की फॉर्म में होगा, C1 से 4 वाले गैस होते हैं, ये बन जाएगा आपके पास C2H5OH। क्यों? आपको इथेनॉल का फार्मूला आता था, इसलिए आपने ये भी लिख दिया, ठीक है। ये भी एडिशन रिएक्शन है, इसमें आपको पता है कंडीशन क्या क्या चीज चाहिए, आपको पता है पानी प्लस करने के लिए P वाला एसिड चाहिए, मतलब H3PO4 एक्वस, और इसी 3 को नीचे उतार के 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, और 60 ATM प्रेशर भी चाहिए होता है। 12 उसने पूछा नहीं है, तो 1 मार्क था हमारे पास, इक्वेशन हमने लिखी, अगर बोलता तो हम वो भी कर देते। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इंपीरियल फार्मूला निकाल दे, परसेंटेज आपको बता दिए। तो आपके पास है कार्बन, आपके पास है हाइड्रोजन, आपके पास ऑक्सीजन, दिस इज द ओनली प्लेस जहां पर हमें हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, क्लोरीन को डायटोमिक फॉर्म में नहीं लिखना होता, इंपीरियल फार्मूला निकालते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, इनकी जो परसेंटेज है वो नीचे लिख देंगे इनके, ये आ गई इसकी, ये आ गई इसकी, और ये आ गई इसकी। फिर क्या करना होता है अगले स्टेप में, इसके AR से डिवाइड कर दिया इसको, इसके AR से डिवाइड कर दिया इसको, और इस तरीके से इसके AR से डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो आपके पास ये आ जाएगा, और इसको हम शॉर्ट करते हैं, वो सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 54.5 डिवाइड बाई 12, तो ये मेरे पास आ रहा है 4.54, इसका आंसर यही आ जाएगा, जबकि वहां पर आ जाएगा 36.4 एंड डिवाइड बाय 16, इसका आंसर आ रहा है 2.27। अब छोटी वैल्यू जिनमें से आ रही है उससे आपने सबको डिवाइड कर देना, ताकि आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाए। तो आपने इस छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको भी, और इसको भी, तो आपके पास इसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा। तो 9.1 एंड डिवाइड बाय आंसर, तो हमारे पास आ जाएगा 4, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास। एंड सिमिलरली 4.54 डिवाइड बाय 2.27, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 2। तो यहां तक नहीं छोड़ के आना, इंपीरियल फार्मूला बन जाएगा आपके पास, C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, एंड O1 हो जाएगा। ये इसका इंपीरियल फार्मूला है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ऊपर आपको इक्वेशन दी है उसने कि मैग्नीशियम अंडरगो ऑक्सीडेशन व्हेन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट आयन, ठीक है जी। तो ये देख लें, ऑक्सीडाइज, एक्सप्लेन हाउ दिस रिएक्शन शो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज। तो आप देखें, नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में जब जा रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज्ड
फ्रॉम 0 to +2, या फिर आप लिख सकते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। पार्ट बी तकरीबन हर क्वेश्चन, हर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा होता है, इसका बहुत ख्याल करना है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम 4 मार्क की होती है, आपको याद करवा दूं। आपके पास एक होता है मार्क एक्सिस का, 1 मार्क लेबल करने का। दूसरा मार्क आपके पास होता है कि आपने जो कर्व बनानी है इसकी, उसमें प्लस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिख के, रिएक्टेंट प्रोडक्ट 1 मार्क इसका होता है कर्व का। तीसरा मार्क आपके पास होता है एक्टिवेशन एनर्जी लेबल करने का, और चौथा मार्क आपके पास होता है डेल्टा एच का। अब 2 मार्क दे रहा है, 2 चीजें पूछ रहा होगा, डेल्टा एच पूछा है एंड लेबल रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो आपके पास रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट ऊपर होगा एंड प्रोडक्ट नीचे होगा। और कोशिश करें कि आप जो है, जो रिएक्शन आपको इक्वेशन में दिए हैं वही वाले लिख दें उठा के। तो आपके पास पीछे क्या था, मैग्नीशियम एंड, उठा के लिख दिया आपने यहाँ से कि मैग्नीशियम एंड 2 सिल्वर आयन, या वैसे रिएक्शन भी लिख सकते थे। और यहाँ पे आप लिख देंगे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड 2 Ag। तो आपके पास 1 मार्क तो हो गया। दूसरा मार्क किस बात का है, उसमें डेल्टा एच पूछा है। डेल्टा एच कहाँ से कहाँ तक होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का डिफरेंस। और आप नीचे आ रहे हैं तो आपके पास ये डेल्टा एच हो गया, जो कि एक्सोथर्मिक आपको नजर आ रहा है जब नीचे एरो आता है। और एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछी तो नहीं है, तो हम वैसे अगर लगाने की कोशिश करें तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्सिस उसने दिया वैसे। तो अभी डेल्टा एच लिखना था, एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करने की जरूरत नहीं थी, हमने वैसे करवा दिया। अब ये कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, सी पार्ट में, एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट था, सॉल्यूशन में ऐड कर दिया हेलाइड का कोई आयन था, येलो पीपीटी आ गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी तो है। येलो पीपीटी कब आते थे, येलो पीपीटी आपके पास आते थे जब आपके पास लेड और आयोडाइड का रिएक्शन होता था और आपके पास PbI2 बनता था, इसके आते थे येलो पीपीटी। अब वो कह रहे हैं हेलाइड आयन तो है आपके पास, लेकिन लेड नहीं है, सिल्वर है। तो सिल्वर के साथ कौन बना सकता है येलो, क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड। अब ये वाली बात अगर आपको पता है या नहीं पता तो आपको बता देते हैं। तो ये बात जरा नोट कर लें आप लोग कि जो AgCl होता है ना, इसके आपके पास ऑल हेलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड इनसॉल्युबल है ये। इसके आपके पास आएंगे व्हाइट पीपीटी, जो आपको सबको पता है। ये वाली बात आपको नहीं पता शायद, AgBr, इसमें आपके पास क्रीम प्रेसिपिटेट आएंगे या ऑफ वाइट आएंगे, जबकि सिल्वर आयोडाइड के आपके पास आ जाते हैं पेल येलो पीपीटी। वैसे भी अगर आपसे पूछा जाता तो आपके पास यही था ना कि या तो ये फिर लेट उसका जो येलो का सोर्स हो सकता है। तो स्टेट द नेम, अब आपको नेम बोला था, आप फंस गए हैं, आपको लिखना पड़ता। जिन्होंने आयोडीन लिखा उनका मार्क चला जाएगा। हेलाइड आयन बोला है उसने, तो हेलाइड आयन आपका जो बनेगा दैट इज आयोडाइड, तब जाके आपको मार्क मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सिल्वर इज अ मेटल, तो हमें बता मेटल है। फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एक्सप्लेन व्हाई सिल्वर इज मैलिएबल। देखिए ये वाली बात जो है, अगर कहता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। ठीक है, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास। अब उसने मैलिएबल कहा, इसकी जगह पे एक और वर्ड भी यूज कर सकता है, सॉफ्ट क्यों होते हैं, ये भी कर सकता है। तो उसकी वजह क्या है कि एटम्स जो है वो लेयर्स में अरेंज होते हैं इस तरीके से, और ये लेयर्स जो है स्लाइड कर सकती है। इसको फोर्स लगाएं, इसको फोर्स लगाएं, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। तो आपको यहाँ पर मैलिएबल का आंसर करना था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर एक और बात बता दूं आपको, मेटल में एटम्स नहीं होते बल्कि आयंस होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मेटल आयंस आर अरेंज्ड इन लेयर्स या ऑर्डर एंड लेयर्स कैन स्लाइड ओवर। ठीक है, एलॉय का भी यही आंसर होता था। एलॉय में क्या होता है कि एक एटम बड़ा आ जाएगा, कोई बड़े साइज का, डिफरेंट साइज के एटम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम अगर लिखते हैं मेटल सेम साइज मेटल आयंस, तो ये अच्छी बात हो जाएगी, सेम साइज मेटल आयंस आर अरेंज्ड इन लेयर्स। और वहां पर डिफरेंट साइज हो जाते हैं। एलॉय की अगर बात करता है कि एलॉय जो है हार्ड क्यों होता है, तो हम कहते हैं कि डिफरेंट साइज ऑफ एटम की वजह से लेयर स्लाइड नहीं कर सकती। ठीक है,
तो यहाँ पर इसकी सॉफ्टनेस की वजह पूछी है, मेटल इसकी पूछी थी हमने, ये लिखना था और खत्म। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट 9 इस पे हो रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट इस पे हो रहा है और सोडियम कार्बोनेट इस पे हो रहा है। तो हमें जो है डिकम्पोजिशन मेटल्स इन देयर रिएक्टिविटी सीरीज, आपके पास 3 मेटल्स दिए हैं, एक कैल्शियम दिया है, एक मैग्नीशियम दिया है और एक सोडियम दिया है। तो हम इन तीनों मेटल्स को अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो फिर सोडियम ऊपर आएगा, फिर आपके पास कैल्शियम आएगा और फिर मैग्नीशियम आएगा। अब आप नोट करते जाए, इसके लिए टेम्परेचर कितना लगा 1000, इसके लिए कितना लगा आपके पास कैल्शियम के लिए 900 और इसके लिए कितना लगा आपके पास 540। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि मोर reactive the metal, more stable its carbonate। ये भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पे एक और आंसर भी लिख सकते हैं, वो ये था, और more reactive metal, more heat required, ये भी सही था। लेस रिएक्टिव मेटल इजी डिकम्पोज, ये भी लिख सकते थे, एक मार्क था, नाम से उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग व्हाई दिस टेक्स्ट इज एक्सेप्टेबल। देखिए ये क्वेश्चन एक दफा नहीं कई दफा, मतलब तकरीबन हर पेपर में ये आ रहा होता है और 3 से 4 मार्क का ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें अगर मार्किंग स्कीम पे जाते हैं तो मार्किंग स्कीम में वो बात लिखता है कि बॉन्ड फॉर्मिंग इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड मेकिंग इज बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, वो वाली बात से स्टार्ट करता है, फिर मोर एनर्जी वाली बात। तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं कि हम इसके दोनों आंसर आपको बता देते हैं। तो हमने आपको ये लिखवाया था कि, और हमारे पास ये पूरे मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर। नंबर 1 एक्सो है ना, तो हम इसके लिए छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। एक्सो ऐसा होगा। अब आप देखें कि ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो आपको नजर आया कि ये ज्यादा है, तो हम इसमें कहेंगे ये आपके पास रिलीज होती है एनर्जी और फॉर्मिंग है जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि मोर एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड देन एनर्जी एब्जॉर्ब इन बॉन्ड। ये अब आपको ये रिलीज और एब्जॉर्ब जो है, 2 वर्ड आपको नजर आ गए, ठीक है, तो हो गया। अब रिलीज कब होती है आपको ये याद रखना है। तो रिलीज होती है आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन, और एब्जॉर्ब कब होती है बॉन्ड ब्रेकिंग। और ज्यादा रिलीज हो रही है इसलिए जो है ये एक्सो हो गया। एक तो ये है। दूसरा जो है, अगर आपको वही वाली बात करनी है तो वो कर लें कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। और फिर बाद में आप लिख देंगे कि मोर एनर्जी रिलीज्ड देन एब्जॉर्ब, तब भी आपको मार्क मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर दी। अपने बच्चों को रटवा दी थी ये वाली पहली वाली जो हमने लिखवाई है, तो इसलिए जो है हम उसको भी ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, बार बार ये लेके चल रहे होते हैं। कह रहे हैं क्लोरीन रिएक्ट विद एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, ब्राउन सॉल्यूशन इज फॉर्म। अच्छी बात हो गई जी। क्लोरीन का मतलब हो गया Cl2, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब हो गया ये। अब अगर आप देखें तो क्लोरीन आता है, फिर आपके पास ब्रोमीन आता है, फिर आपके पास आयोडीन आता है, और रिएक्टिविटी नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन जो है वो आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकती है। तो जब आपके पास ये काम हो जाएगा तो होगा क्या कि के साथ आगे लग जाएगा कौन, Cl, और आयोडीन जो है उससे हट जाएगा। तो डिस्प्लेस कर दिया इसने, आयोडीन को हटा के अपनी उसकी जगह संभाल ली। वो कह रहा है प्रोडक्ट्स के नाम बताएं। तो आपके पास एक तो ये बन रहा है जिसका नाम हो जाएगा, कोशिश कीजिएगा नाम, तो फिर नाम ही लिखना है आपको, पोटेशियम क्लोराइड, जबकि उस तरह से आपके पास आ जाएगा आयोडीन। प्रोडक्ट पूछिए उससे, खत्म। कह रहा है कि एक्वस ब्रोमीन एडेड टू पोटेशियम क्लोराइड नो रिएक्शन अकर। अच्छा, फिर लिखते हैं हम लोग, ब्रोमीन लिखा और फिर हमने लिख दिया KCl और बोला रिएक्शन नहीं हुआ। हम चेक करते हैं क्यों नहीं हुआ। क्या ब्रोमीन Cl को हटा सकता है, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं
इन दोनों में से, क्लोरीन एंड ब्रोमीन में से ज्यादा रिएक्टिव ये है, तो ब्रोमीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो वाई ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है, यहाँ पर इक्वेशन मांगी उसने एक, और इक्वेशन के बारे में सब कुछ तो बता दिया उसने। उसने कहा कि पोटेशियम 3 क्लोराइड, इसका फार्मूला लाजमी आपको ऊपर दिया होगा, ठीक है, आपको नजर आ रहा है पोटेशियम 3 क्लोराइड, ये रहा, सॉरी ये रहा फास्फोरस 3 क्लोराइड। उसको पानी सिलेक्शन करवाया, तो हम भी लिख देते हैं PCl3 था, पानी सिलेक्शन करवा दिया भाई ने, तो करवा दिया। उससे आपके पास बना है H3PO4, बता रहा है आपको, आपने लिख दिया, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फार्मूला तो आपको आता होगा। अब क्या करना, बैलेंसिंग, तो मसला नहीं है। मसला क्यों नहीं है कि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन आपके पास ये रहा, तो आप यहाँ पे 3 लगा दें। ऐसा करने से आपके पास हाइड्रोजन इस तरफ हो गए 3 और 3 6, तो 6 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे आप लोग, 3, और ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो चुके होंगे या नहीं हुए, सॉरी उसने फास्फोरस एसिड बोला था, H3PO3 था, तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन आपके पास 3 थे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 आ रहे हैं, सब कुछ बैलेंस हो गया। स्टेट सिंबल जब तक पूछे ना आप ना लगाएं ना। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। तो इसमें जो है वो आपसे कह रहा है कि आप जो है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल एंड मेटल कंपाउंड। कह रहा है सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, होगा भाई। पोटेशियम इज अ ग्रुप 1। टू डिफरेंसेस फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। अब आपको बताई थी ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज, आपको ट्रांजिशन की बताई हुई, तो 2 डिफरेंसेस बताने, तो हम लिखने जा रहे हैं ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज। मैं जल्दी जल्दी से बोल रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा। ग्रुप 1 वाले सॉफ्ट होते हैं, ग्रुप 1 वाले लेस डेंसर होते हैं, फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, और ग्रुप 1 वाले बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो उसमें केमिकल उसमें आ जाएगा। ग्रुप 1 वालों के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। और इस तरीके से ट्रांजिशन की बात करें तो कलर कंपाउंड बनाते हैं, ये उसमें आ जाएगा केमिकल में। हाई डेंसिटीज होती हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज इनकी हैं। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि सिल्वर इज हार्डर, हार्ड लिख देते हैं, एंड पोटेशियम इज सॉफ्ट। एक डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज हाई एंड डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लो। अगली बात, melting point of silver is high and melting point of potassium is low। इनमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी और भी अगर आपके जेब में आ रही थी वो भी लिख सकते हैं। तो आपको 2 चाहिए थी, हमने 3 लिख दी ताकि सेफ साइड पे हमारा काम चलता रहे। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे हैं, ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको माइनस करना है इसमें से, तो माइनस करेंगे, मेरे ख्याल में आपके पास आ जाएगा 109 एंड -47, तो 62 आ गया। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन इसने एक लूज किया हुआ है, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बन जाएगा आपके पास 46। तो आपको 3 मार्क ये भी बांटे जा रहे हैं, 3 मार्क दे दिए इसमें उठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर। देखिए वाटर से जब रिएक्शन होता है मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, खैर उसने तो बना के दे दिया, उसकी मेहरबानी, आपको पता है। एंड उसने बोला गैस बनी पॉप्सन, आपको बता दिया, सब कुछ तो बता दिया, ये भी मार्क मुफ्त में बांट रहा है आपको, आपने लिख दिया हाइड्रोजन गैस। और बैलेंसिंग करनी है तो कर दें, 2 पोटेशियम थे तो 2 लगा दें यहाँ पर। और ऐसा करने से आपके पास हाइड्रोजन की काउंटिंग करें तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन हो गया आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2। तो आप देखें सब कुछ बैलेंस हो चुका है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके सामने, हम मार्क कर देते हैं रिवर्सिबल है। और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसने बोला एंडोथर्मिक भी है, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है, मतलब लीच एटली चलेगा यहाँ पर, या तो रेट की बात करता तो फिर इफेक्टिवली चलता। टेम्परेचर क्या कर दिया उसने, टेम्परेचर उसने कर दिया है डिक्रीज। अब टेम्परेचर की तस्वीर क्या थी, टेम्परेचर की तस्वीर ये थी कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो एंडो फॉरवर्ड जाता है,
ये आपने पढ़ा था। आपके पास एंडो तो है, लेकिन आपने टेम्परेचर क्या किया, कम किया। अगर कम कर देंगे तो एंडो क्या हो जाएगा, रिवर्स जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू रिवर्स, ये लिख दिया। एक मार्क हो गया इसका। दूसरा मार्क कैसे था, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, या तो ये लिख दें या फिर इसकी जगह पे लिख दें बिकॉज रिवर्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक बात ठीक है, हमने तो ऊपर वाली बात जो है उस पर चलेंगे, तो ये वाली बात हमारे लिए काफी है और ये दो हमारे पास मार्क्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एक्सप्लेन इफेक्ट if on the position of equilibrium when concentration of carbon dioxide is increased। तो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास यहाँ पर है, तो आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो सेम होती है दोनों केस में, इसकी अमाउंट इसकी अमाउंट। अगर आप प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ा देंगे, मतलब इस तरफ कर देंगे, आपने बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसको दोबारा इक्विलिब्रियम पे आना है और इसको कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो आपने ज्यादा की थी उसको कम करना होगा। तो यहां पे लिख देते हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट। वजह, टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम, ये लिखते हैं, या फिर लिख दें टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके पास। द स्ट्रक्चर ऑफ एंजेलिक एसिड आपको गिवन है, ये यहां से इसका एसिडिक पार्ट बन रहा है, ठीक है, COOH। एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर शो इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो उसकी वजह क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हमने लिखना है इट हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दूसरा कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल दें। तो सबसे पहले कार्बन को मार्क करने जा रहा हूँ। कार्बन 1 2 3 4 और 5 है, तो हमने लिख दिया C5। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि 3 ये हैं, 4 5 और 3 8, एंड O आपके पास 2 है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था, एम्पिरिकल नहीं था, जाने दें, वैसे इसका एम्पिरिकल भी यही रहता। इसने कहा कि एसिड को डिफाइन करें। आप सबको पता है कि एसिड की डेफिनेशन याद रखिएगा, डेफिनेशन क्योंकि आप लोग प्रॉपर्टीज लिखनी शुरू कर देते हैं। तो एसिड की डेफिनेशन हो जाएगी प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। वीक एसिड, तो वीक के लिए आपको बताया था कि आप यूज करेंगे विच, या तो यूज करें वर्ड इनकम्प्लीटली या वर्ड यूज करें पार्शली, या फिर आप यूज करें हार्डली आयोनाइजेस या डिसोसिएट्स। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, एक पेपर में उससे पूछा था कि इक्वेशन के जरिए बताएं कि वीक एसिड है। देखिए वीक एसिड पार्शली होता है और स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली होता है। ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है। इससे आपके पास H आयन बन जाएगा एंड Cl नेगेटिव बन जाएगा। इसमें भी आपके पास H आयन बन जाएगा और इथेनोएट आयन बन जाएगा। ये अगर तो स्ट्रॉन्ग है, कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट को हम इस एरो से शो करते हैं, और अगर आपके पास वीक होगा तो वो पार्शली होगा, जिसको हम रिवर्सिबल से शो करेंगे। आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कि इनकम्प्लीट रिएक्शन भी होता है, कि वो सारे का सारा रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिस कैन बी पॉलीमराइज, ये पॉलीमराइज हो सकता है। स्टेट द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। अच्छा देखते हैं इसकी शक्ल जाके। ये पॉलीमराइजेशन कर सकता है और पॉलीमराइजेशन में एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड है और वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर होगा अनसेचुरेटेड होगा तो एडिशन कर सकता है, तो हम इसको लिखने जा रहे हैं एडिशन। तो टाइप ये आ गई। इसमें कह रहा है 2 रिपीट यूनिट बना के दिखा दें। तो 2 रिपीट यूनिट बनाने से पहले आप इसको इस तरीके से, ये तो आपको करना ही पड़ेगा कि 4 कार्बन लगा के आपको इस तरीके से खत्म करना पड़ेगा। ये तो है कंफर्म, आपको 2 रिपीट यूनिट, 1 रिपीट यूनिट बोलता है 2 कार्बन बनाता है, ऐसा प्यारा कर दिया। अब उस मॉलिक्यूल की जरा शक्ल सही कर ले। आपके पास इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड वाला है क्या क्या लगा हुआ है इसके साथ? इसके साथ आपके पास लगा हुआ है, एक लगा हुआ है CH3, सीधा कर लें इसको, और एक H लगा हुआ है, फिर इसका डबल बॉन्ड है। दूसरे वाले कार्बन पे देखें आप क्या लगा हुआ है इसके पास। इसके साथ आपके पास एक तो ये चीज लगी हुई है जो कि आपके पास बन रही है COOH, जबकि नीचे इसके पास क्या चीज लगी है आपको नजर आ रही है CH3, तो आपने इसके नीचे लगा दिया CH3। ये आपका बन गया खूबसूरत सा मोनोमर। इसको हमने कॉपी किया तो उठा के ले जाते हैं यहाँ पर, तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि ऊपर क्या लगाना है नीचे क्या लगाना है। ठीक है, तो इससे आपके पास जो बनेगा, तो यू नो वेरी वेल, इधर आ जाएगा आपके पास CH3 और फिर आ जाएगा COOH, फिर CH3 एंड फिर COOH। यहाँ पर आपके पास H आ जाएगा, फिर CH3 और फिर H और फिर CH3। तो हमने 2 रिपीट यूनिट बना दिया, आपको 2 मार्क देगा इसके लिए। सेट हो गया। नेक्स्ट, दिस एसिड रिएक्ट विद मिथानॉल टू फॉर्म एन एस्टर, कंप्लीट द स्ट्रक्चर। अच्छा, उसकी शक्ल कैसी थी? उसकी शक्ल आपको लाके दिखानी पड़ेगी। हम दिखाते हैं। कुछ ऐसा बनाया हुआ था उसने। असल में ये CH3 था, ये H था, ये भी CH3 था, और आपके पास यहाँ पर लगा हुआ था C डबल बॉन्ड O एंड OH। आपने रिएक्शन किससे करवाया? मिथानॉल से। मिथानॉल का OH इस तरीके से करके लिखे इसको, और यहाँ से आपने वाटर निकालना है, ये निकाल देंगे आप। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा इसका इसका ये वाला पार्ट जो है रह जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड O, जबकि वहां से आके लग जाएगा आपके पास CH3। ये इसका कंप्लीट कर दिया आपने स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप दोनों ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को आमने सामने ला के और वाटर जो है रिमूव करवाना होता है। कंस्ट्रक्ट इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मिथानॉल। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ मिथानॉल की इक्वेशन लिखनी है, तो मिथानॉल का फार्मूला उसने दिया है माशाल्लाह से आपको, एंड दैट इज CH3OH। अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रहा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ ताकि आपके पास गलती ना हो। तो इसको CH4O भी लिख सकते हैं आप, ताकि गलती ना हो। इससे आपके पास कंप्लीट कंबस्शन में आपके पास CO2 बन जाएगा एंड H2O बन जाएगा। और बैलेंसिंग की बात रही तो कार्बन इसमें एक तय की रहेगा और वाटर जो है आपके पास 2 बन जाएंगे, क्योंकि जितने कार्बन होते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ वाटर बनते हैं। तो आपने यहाँ पे लगा दिया। तो अब रह गया मसला ऑक्सीजन का। चले ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं। 2 ऑक्सीजन के आइटम इसमें हैं और 2 इसमें हैं, टोटल कितने हो गए? 4। एक ऑलरेडी इसमें है, ये आप गलती कर सकते हैं। तो आपके पास ये नंबर कितना होना चाहिए कि आपके पास 4 बन जाए टोटल? तो 3 होना चाहिए। 3 का मतलब आप यहाँ पे लगा देंगे 1.5 और आपका काम क्लियर होता है। ठीक है, कुछ बच्चे जो है उनको पढ़ाया होता है कि वो जो है पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आपको वही वाले मार्क्स मिलने, कोई मसला नहीं है। तो इस पर भी पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करके किसी का शौक बन रहा है तो वो लिख सकता है कि 2 CH3OH एंड 3 O2 हो जाएंगे फिर आपके पास, और फिर 2 CO2 हो जाएंगे, और फिर 4 H2O। एक ही बात है, एक ही बात है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। हमने कंबस्शन जो है करवाई थी जब ऑर्गेनिक में, तो आपको समझाई थी ये बात। क्वेश्चन नंबर 9। कितने क्वेश्चन बाकी हैं? 2 क्वेश्चन बाकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है और हैबर प्रोसेस के लिए बात हो रही है, अमोनिया की हैबर प्रोसेस। तो इसका सोर्स होता है क्रैकिंग ऑफ ऑयल्स या हाइड्रोकार्बन। एंड नाइट्रोजन का सोर्स क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, और सॉरी एयर।
फिर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, इसमें क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है कि आपको बता रहा है कि इतने ग्राम उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इतने ग्राम उसने अमोनियम सल्फेट लिया है, कैलकुलेशन से शो करे कि अमोनियम सल्फेट एक्सेस में है। अमोनियम सल्फेट, हम भी अमोनियम सल्फेट को भी रखेंगे। फिर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, अच्छी बात हो गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बारे में इंफॉर्मेशन ग्राम में है तो ग्राम ग्राम लिख दिया हमने। उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम में दी है। जब भी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम दे देगा तो हम क्या कर लेंगे, इसका मोल लिखेंगे। डन हो गया जी। अब क्या करना है आपको, ये वाली लाइन आपको क्वेश्चन से फिल करनी होती है। ये इक्वेशन से, इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन से हमें मोल्स लिखने हैं, इसके कितने लिखूंगा, 1। इसके मुझे ग्राम लिखने, तो 2 इंटू इसका एमआर होता है 40, ये लिख दिया। अब आ जाते हैं आपके पास, आपको इसको चेक करना है, हम इसको एक्स कर देते हैं कि ज्यादा है या कम। इसको हम लिख देते हैं कितना, 4.5। ठीक है, क्वेश्चन से इसका 4.5 हमने लिख दिया, इसको हमने एक्स कर दिया। हालांकि हमें पता है उसके मोल्स कैसे कितने हैं, वो निकाल सकते हैं, उनको आप साइड पे निकाल दें, क्वेश्चन के अंदर कितने दिए हमें, तो ये आपके पास मोल्स बन जाएंगे। इससे कैसे बन जाएंगे कि N इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 1.25 एंड वॉल्यूम में 50/1000 कर देंगे तो आपके पास इसके मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स बना के दिखा देते हैं आपको। इन दैट केस 1.25 इंटू 50 एंड डिवाइड बाय 1000, तो ये बन गया आपके पास 0.0625। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये गिवन है, ठीक है, हमें इसी को देखना है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये क्वेश्चन के अंदर दिए में और ये गिवन है। हम इसको फाइंड करते हैं, चेक करते हैं इस तरीके से हमारे पास कितने आने चाहिए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 4.5 एंड डिवाइड बाय हो जाएगा 80। तो यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास इसका आंसर 0.056। कुछ हो गया, इसको जरा चेक कर लूं मैं। सही है, कुछ नहीं हुआ। ये आपको रिक्वायर्ड थे, ये रिक्वायर्ड थे और आपके पास आपको देखना इसको है जी। गिवन ज्यादा है कम है, ज्यादा है ना, तो ये एक्सेस में है। आंसर में क्या लिखना है, आंसर में लिखना है कि रिक्वायर्ड मोल्स वर 0.56 but given are 0.0625, so in excess। ठीक है जी, तो ये इसका यस ऑफ। नेक्स्ट पार्ट, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइज करवाया उसने, हाइड्रोक्साइड आयन कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन एंड वाटर एट ए नोड, कंस्ट्रक्ट इक्वेशन एंड नोड पे फिर क्या होगा। तो ये तो आपको कहा था, ये तो इक्वेशन रटनी थी आपको जिसमें ऑक्सीजन एंड वाटर बनता है। चलें पे लिख देते हैं, क्या थी आपके पास, 4OH नेगेटिव इज इक्वल टू 2H2O एंड O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको रटवाई थी। इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे मुश्किल इक्वेशन यही थी। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेज टेस्ट नाइट्रेट आयन। ये रहा नाइट्रेट आयन, क्या फार्मूला होता है, एल्यूमिनियम ऐड कर दिया इसमें, ये रहा एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, नाइट्रेट आयन क्रिएट करते हैं। बेटा इनसे बनता क्या था, याद है आपके पास, बनता था अमोनिया। अमोनिया बनता है इससे। अच्छा, state the type of chemical reaction that occur when solution containing nitrate ion is heated with this। अच्छा, एक तो पहली बात आपको एलिमेंट नजर आया है तो आप इसकी बेस के ऊपर लिख सकते हैं कि रेडॉक्स। ठीक है, एलिमेंट नजर आ जाए किसी रिएक्शन में, रेडॉक्स। दूसरी बात, अगर आप इसकी जिंदगी पे गौर करें कि नाइट्रेट से एक्सेल में अमोनिया बन रही है तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन का लॉस इज कॉल्ड रिडक्शन। आप रिडक्शन भी लिख सकते हैं कि नाइट्रेट आयंस आर रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन लॉस हो रही है, हाइड्रोजन गेन हो रही है। ठीक है, अब आपको ये बात बता देते हैं कि असल में आपका जो नाइट्रेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH3 में। तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली रिडक्शन। तो फिर ऑक्सीडाइज कौन होता है, एल्यूमिनियम होता होगा। एल्यूमिनियम जाके इस फॉर्म में जाएगा तो ये जो है आपके पास ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो आपके पास ये दोनों मिला के असल में रिडॉक्स बन रहा होता है। तो ये बात आपको समझानी थी, ये इसने पूछा है तो हमने बता दिया। थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए होगा कि टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना, शायद आपसे गलती हुई हो इसमें, तो इसको जरा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रिफिकेशन
3 मार्क के लिए आपको बताया था कि इसमें क्या क्या लिखना होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1 कि आपने लिखना है कि फर्टिलाइजर्स आर हाईली सॉल्युबल। आप जो भी लिखते रहे उसको ये की पॉइंट्स देखने थे। हाईली सॉल्युबल, सो कैन बी वॉश्ड, सॉइल से वॉश देंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गाई। उसके बाद क्या होता था फिर? ब्लॉक सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। उसके बाद फिर क्या होता था? जब फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी तो फिर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, और फाइनली डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ये पॉइंट्स हैं आपको जो पक्के पक्के पता होने चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, यहां पर उसने ग्रुप 4 को फोकस किया है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। फिर द डेंसिटी ऑफ टिन, तो आप यहाँ पे डेंसिटी वाले कॉलम में आ जाए, यहाँ पे देखें क्या हो क्या रहा है। इंक्रीज कर रही है। आप इधर कोई भी वैल्यू लिखते हैं जो कि इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो और इससे कम हो, तो मैंने उठा के लिख दी 8.30 लिख दी, तो बिल्कुल सही है 8.30। एक्सप्लेनेशन कुछ ही नहीं, बता दूंगा कि डाउन द ग्रुप बढ़ रही है और उससे ज्यादा और इससे कम होनी चाहिए। डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 4, हम आते हैं यहाँ पे, लाइन खींचते हैं जी। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? 4000, फिर 2000, फिर ये यहाँ पे फ्लक्चुएशन आई है। जर्नल ट्रेंड क्या चल रहा है? जर्नल बोला है ना उसने, जर्नल बोला है, ठीक है। वरना फ्लक्चुएशन आ रही थी कुछ बीच में, यहाँ पर तो कम हुआ, यहाँ पर फिर ज्यादा हो गया था, ठीक है, इस जगह पे ज्यादा हो रहा था। लेकिन जनरली क्या हो रहा है? आपके पास कम ही हो रहा है, तो जनरल में आप लिख देंगे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वो जो आपने फ्लक्चुएशन की बात अगर लिखनी होती तो उसके लिए आपको याद रखिए कि 2 मार्क देता आपको, ठीक है। अभी 1 मार्क था, आपने जनरल ट्रेंड लिख दिया उसमें। प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ सिलिकॉन एट दिस टेम्परेचर, इसका आपको बताया था हल क्या था। आपके पास एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या चीज होती है? गैस। बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या चीज होती है? लिक्विड। और उससे पहले क्या चीज होती है? सॉलिड। ये होता है आपके पास क्राइटेरिया। 1600 चलते हैं सिलिकॉन पे। हमने सिलिकॉन को पहले फोकस कर लिया कि भाई सिलिकॉन हो गया ये। इसमें अगर आपके पास इस तरीके से ही बढ़ रहा है, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखें, तो आपके पास 1600 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ये बात आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट से पहले क्या चीज होगी? सॉलिड। इसके बाद क्या होगा? लिक्विड। और उसके बाद क्या चीज होगी? गैस। तो अगर मुझे 1600 को रखना हो तो 1600 जो है इसके बाद ही आएगा ना, 14 के बाद, और इससे बीच में, इससे नीचे और इसके, तो हमने लिख दिया यहाँ पर आएगा 1600, तो यहाँ पर आ जाएगा लिक्विड होगा ये। 1 मार्क ही है, रीजन मांगी है, बहरहाल देनी पड़ेगी। बिकॉज 1600 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन melting point, while 1600 degree Celsius is less than boiling point। तो आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आ रहा है, इसमें आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाए हैं उसने, और ये 2 जो स्ट्रक्चर्स हैं सिलिकॉन के कंपाउंड है 12। एक आपको नजर आ रहा है कि दिस इज सिंपल, जबकि ये आपको नजर आ रहा है जाइंट। आपके पास ये तीनों नॉन मेटल्स हैं। अगर नॉन मेटल्स हैं तो ये भी आपके पास कोवेलेंट है और ये भी फिर आपके पास कोवेलेंट है। अब वो कह रहा है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई P हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन Q एंड Q हैज लो। तो आपको कितने 4 मार्क दे रहा है, अच्छी बात होगी। तो जाइंट स्ट्रक्चर चाहे डायमंड था, चाहे ग्रेफाइट था, चाहे सैंड था, उसके लिए हमने आपको बताया था, आपको लिखना है कि P हैज जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विद, मैनी लिखें या नेटवर्क लिखें, और दूसरा मार्क होगा स्ट्रॉन्ग
कोवेलेंट बॉन्ड्स का। क्यू में क्या लिखना है आपको? हैज सिंपल स्ट्रक्चर, एंड हो रहा है इसका स्ट्रक्चर का, देख रहे हैं क्यू का सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या सिंपल स्ट्रक्चर। तो कोई सिंपल मॉलिक्यूल हो तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? वन डबल। सो हैज ओनली वीक van der Waal फोर्सेस, तो इसलिए उसका सो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। ठीक हो गया। तो अगला आपसे कह रहा है क्यू की डॉट एंड क्रॉस बना दें। क्यू है क्या? ये बता रहा है कि ये वाला जो है सिलिकॉन है और ये जो है क्लोरीन है, तो पता चल गया, तो आराम से बन जाएगी। बना के तो दे दी थी उसने, ये सिलिकॉन के लिए बना दिया, ये क्लोरीन के बना दिया, तो उसके मार्क इसको दिया क्यों है, कितना एक मार्क का दिया? खैर अभी भी उसको एक बात का शक है कि आप जो है क्लोरीन के एटम्स नहीं बनाए और इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाएंगे सारे। सिंगल बॉन्ड है इसके, देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है, डंडी एक एक है। तो यहाँ पे तो हो गया डॉट एंड क्रॉस, यहाँ पे भी हो गया डॉट एंड क्रॉस, यहाँ पे भी हो गया डॉट एंड क्रॉस, यहाँ पे हो गया डॉट एंड क्रॉस। सिलिकॉन ग्रुप 4 का था, 4 इलेक्ट्रॉन से चारों यूज हो गया, आपको नजर आ रहा है। जबकि क्लोरीन जो है ग्रुप 7 का है, उसमें से एक यूज हो गया, बाकी कितने बच गए? 6। तो इस बेस के ऊपर उसने आपके मार्क काटने थे, तो ये आपको ख्याल करना था। वैसे तो उसने हाफ स्ट्रक्चर तो पीछे ही बना के दे दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक कंपाउंड ये है, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालें। तो पहले इसको सीधा कर लें। सिलिकॉन निकले, कार्बन बेटा हो गया 4 और हाइड्रोजन आपके पास हो गए 12। तो यहाँ तक होगी कहानी। अब परसेंटेज बाय मास कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए? तो आपके पास AR इंटू नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, डिवाइड बाय MR करना होता है इंटू 100। कहानी खत्म। इसका मास हो गया 28, इसका हो गया 4 कार्बन का 48, जबकि इसका हो गया 12। तो ये मिला के बन गया आपके पास 28 प्लस 48 प्लस 12 बन गया 88। इसका MR हो गया, MR हो गया आपका 88। और यहाँ पर आपके पास है AR है सिलिकॉन का, किसका कार्बन का निकालना है 12, और एटम 4 थे इंटू 100, मतलब ये बन गया आपके पास 44, 48 डिवाइड बाय, तो आंसर आ रहा है 54.54। तो ये इसकी परसेंटेज आ गई, क्रॉस चेक कर लूँ। 48 डिवाइड बाय 88, 54.454। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। तो आई गेस खत्म पेपर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।